नमस्कार दोस्तों, वर्मन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, राजस्थान का व्यक्तित्व हमारा टॉपिक चल रहा था और राजस्थान के व्यक्तित्व में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रताप सिंह बारठ। क्या है प्रताप सिंह बारठ? तो जैसे हम अभी तक हमने जो भी व्यक्तित्व पढ़ा है वैसे ही प्रताप सिंह बारठ की बात करें तो हम ये जानते हैं कि बारहट परिवार जो है वो राजस्थान के इतिहास में या फिर स्वतंत्रता संग्राम में बारहट परिवार का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो देखिए, प्रताप सिंह बारठ का सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म। इनका जन्म 24 मई 1893 को 24 मई 1893 को जन्म हुआ। और जन्म कहाँ हुआ? देखिए भाई, देवपुरा खेड़ा गांव में। गांव कौन सा है? देवपुरा खेड़ा। तो इससे पूर्व हम ये बात कर चुके थे कि केसरी सिंह बारठ के पुत्र हैं। तो देवपुरा खेड़ा जो गांव है उसकी हम बात करें, ये है शाहपुरा में। शाहपुरा प्राचीन समय की शाहपुरा रियासत, और शाहपुरा रियासत जो है वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है। वर्तमान में कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे। अब देखिए, जन्म होने के बाद पिता की बात अभी अभी चर्चा कर रहे थे। पिता का नाम था केसरी सिंह बारठ। क्या नाम है अभी? केसरी सिंह बारठ। ठीक है, और आप ये अच्छी तरह जानते हो केसरी सिंह बारठ का योगदान भी जो हमने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका। ठीक है, तो ये जो है प्रताप सिंह बारठ जो है, ये प्रताप सिंह बारठ ये दिल्ली के क्रांतिकारी है। दिल्ली के मास्टर अमीर चंद के सहयोगी हैं। दिल्ली के मास्टर अमीर चंद के सहयोगी हैं। कौन है भाई? प्रताप सिंह बारठ। हम ये जानते हैं अमीर चंद दिल्ली का एक मुख्य क्रांतिकारी है। कहाँ का मुख्य क्रांतिकारी? दिल्ली का। दिल्ली से संबंधित जो भी क्रांतिकारी घटनाएं हैं उनका नेतृत्व अमीर चंद कर रहा है, और उन्हीं को सहयोग देने कौन चले गए? प्रताप सिंह बारठ। ठीक है, उसके अलावा वहां पर रास बिहारी बोस है, सचिंद्रनाथ सान्याल है, उन सबसे इनकी मुलाकात होती है। तो देखिए, इनको क्या था कि ये जो है प्रताप सिंह बारठ की मुख्य जो घटना है वो क्या है? वो है दिल्ली षड्यंत्र। इनसे संबंधित मुख्य घटना क्या रहेगी भाई? दिल्ली षड्यंत्र। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र उस दिन भी हम बात कर रहे थे पहली क्लास में। 23 दिसंबर 1912 को लाल होर्डिंग बम कांड कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र। इसमें होर्डिंग पर जो गवर्नर जनरल है, होर्डिंग पर बम फेंका गया था। इस योजना में, इस षड्यंत्र में जोरावर सिंह बारठ भी थे, प्रताप सिंह बारठ भी थे, और इसके अलावा रास बिहारी बोस की ये योजना थी। ठीक है, योजना किनकी थी भाई? रास बिहारी बोस की थी। तो 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली षड्यंत्र केस जो है, उस दिल्ली षड्यंत्र केस में शामिल पाए गए। ठीक है, इस होर्डिंग पर जब बम फेंका गया था तो होर्डिंग को तो ऐसी कोई चोट वोट या ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ था, इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इस होर्डिंग का अंगरक्षक मारा गया था। इसका अंगरक्षक मारा गया था। ठीक है, इसके हाथी पर बम फेंका गया था, पर होर्डिंग को कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये जुलूस निकाल रहा था, चांदनी चौक की बात थी। तो ये बार बार ये घटना आती रहती है, इसलिए हम इसका इतना ज्यादा बखान नहीं करेंगे। ठीक है, इसके साथ जोरावर सिंह भी शामिल था, और अंगरक्षक जो था उसका नाम था महावीर सिंह। ये मारा गया था। हम बात करें, घटना आती है 1917। 1917 में बनारस कांड। इस बनारस कांड में क्या था? ये भी एक तरीके से मंदिर को लूटने की या कोई महंत को मारने की, इस प्रकार से बनारस कांड के तहत गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तार किया गया। यानी कि प्रताप सिंह बारठ को 1917 में इस कांड में गिरफ्तार किया गया। इसमें दिल्ली षड्यंत्र केस में वो गिरफ्तार हुए, लेकिन कोई पुख्ता सबूत या ऐसा कुछ नहीं मिलने से वो रिहा कर दिए गए। ठीक है, तो अब वो गिरफ्तार जो है वो कौन से हत्याकांड के तहत है? बनारस हत्याकांड। और ये कब से संबंध रखता है? 1917 से। इनके तहत, बनारस हत्याकांड के तहत वैसे ध्यान रखे, इनको बरेली जेल में डाला गया। कौन सी जेल में भी? बरेली। तो इस प्रकार का प्रश्न आता रहता है। जेल से संबंधित पहले भी हमने बात की है। अर्जुनलाल सेठी से संबंधित वेलूर जेल है, केसरी सिंह बारठ है, हजारीबाग जेल है,
और प्रताप सिंह बारठ की जो जेल है वो कौन सी है भाई, बरेली जेल। इस बरेली जेल में इनको रखा गया है। 1917 की घटना थी, ठीक है। इस जेल का अधीक्षक, बरेली जो जेल है, जेल अधीक्षक, ध्यान देंगे, जेल अधीक्षक का नाम है क्लीवलैंड। जेल अधीक्षक का नाम क्या है भाई, क्लीवलैंड, ठीक है। इस जेल में प्रताप सिंह बारठ पर अमानवीय अत्याचार किए गए, जो मानव के साथ नहीं हो सकते, मानव को सहनीय नहीं है, अमानवीय अत्याचार, अत्यधिक अत्याचार किए गए। किनके साथ किए गए, प्रताप सिंह बारठ के साथ। कि अन्य क्रांतिकारी जो हैं उनका पता बता, तो बहुत तरीके से इनके ऊपर अत्याचार किए गए। और इनका उस समय का एक कथन भी प्रसिद्ध है कि जेल अधीक्षक क्लीवलैंड ने उनको कहा था कि देखो तुम्हारी माता रोती है। तब इन्होंने कथन कहा था कि भाई मेरी माता रोती है तो रोने दो, मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए हजारों माओं को रुला नहीं सकता। ये उनका प्रसिद्ध कथन भी था प्रताप सिंह बारठ का, ठीक है। ये उनका प्रसिद्ध कथन था। तो हम बात करते हैं लगभग इसी बनारस जेल में 1918 में प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हो गई। प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हो गई। क्यों? इन अमानवीय अत्याचारों से, अत्यधिक अत्याचार किए जाने की वजह से प्रताप सिंह बारठ की क्या हो गई, मृत्यु। लेकिन ये ऐसे वीर थे, यानी कि अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन अपने देश से गद्दारी नहीं की, अपने साथियों से गद्दारी नहीं की, ठीक है। इस समय इनकी उम्र थी मात्र 22 वर्ष। सोचो, अपने कितने कम उम्र में, 22 वर्ष में ही अपने देश के काम आना, एक तरीके से वो गर्व की ही बात थी। 1918 में इनकी मृत्यु होगी। उस समय 1918 में इनके पिता केसरी सिंह बारठ, कौन भाई, केसरी सिंह बारठ, उस समय इनके पिता 1918 में केसरी सिंह जो बारठ हैं वो हजारीबाग जेल में बंद थे, और उनको जाकर कहा गया कि भाई प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हो गई या बलिदान हो गया। तो केसरी सिंह बारठ ने कथन कहा भी था कि भारत माँ का सपूत था, अपनी माँ को स्वतंत्र कराने में शहीद हो गया, बलिदान हो गया, तो मुझे खुशी है, अगर मेरे 1000 पुत्र हों तो भी मैं न्योछावर कर दूं। इस प्रकार का कथन रहा। हाँ देखिए भाई, अपना जो नेक्स्ट क्रांतिकारी है, नेक्स्ट व्यक्तित्व है, स्वतंत्रता सेनानी है, उनका नाम है गोपाल सिंह खरवा। नेक्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं गोपाल सिंह खरवा का। राजस्थान के ऐसे लगभग 5-7 लगभग क्रांतिकारी या व्यक्तित्व हैं जिनके प्रश्न परीक्षा में आया करते हैं, तो उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो है वो कौन है, गोपाल सिंह खरवा, इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात, जो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, जन्म कब या कहाँ हुआ है, ठीक है। तो इनका जन्म 1872 में हुआ था। जन्म कब हुआ? 1872 में। जन्म 1872 में, और अजमेर के, कहाँ भाई, अजमेर के खरवा ठिकाने में। ठिकाने का नाम क्या है भाई? खरवा। इसीलिए इनको गोपाल सिंह खरवा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोपाल सिंह खरवा, ठीक है। और ये एक तरीके से इस खरवा ठिकाने के, इनका जो परिवार है वो इस खरवा ठिकाने के सामंत थे, आप ये समझें। यानी कि कोई निम्न व्यक्ति, इतना निम्न व्यक्ति नहीं था, अच्छी पोजीशन से संबंधित व्यक्ति थे, खरवा ठिकाने के क्या थे? जागीरदार थे, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करें, गोपाल सिंह खरवा जो हैं उनकी और अगर बात करें तो आर्य समाज से प्रभावित थे। आप ये जानते हो, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, उसकी एक इकाई अजमेर में भी थी। तो आर्य समाज से प्रभावित, आर्य समाज से क्या है भाई? प्रभावित रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें गोपाल सिंह खरवा की, मेयो कॉलेज में अध्ययन किया हुआ है, मेयो कॉलेज। आगे जानते हो, राजा महाराजाओं के लिए अजमेर में एक कॉलेज की स्थापना, एजुकेशन सेक्टर जो है उसकी स्थापना की गई थी, उसका नाम था मेयो कॉलेज। तो इन्होंने मेयो कॉलेज जो है इसमें अध्ययन किया हुआ है और आर्य समाज से प्रभावित है। अब देखिए इनका क्या क्या इस प्रकार का योगदान है उसकी हम बात करते हैं। एक योगदान देखिए इनका 1906 की बात है। कब की बात है? 1906। 1906 में बंगाल में, 1906 और 1906 में कहाँ की घटना है? बंगाल की। 1906 में बंगाल में धर्म
महासम्मेलन चल रहा था। 1906 में बंगाल में धर्म महासम्मेलन चल रहा था। इस धर्म महासम्मेलन में शामिल हुई, धर्म महासम्मेलन में शामिल हुए। और कैसे शामिल हुए? राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर, राजस्थान के प्रतिनिधि, राजस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए। कौन शामिल हुए? गोपाल सिंह खरवा। अब बंगाल में शामिल हुए तो आप ये जानते हो बंगाल में बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं, उनसे इनका संपर्क भी हुआ होगा। बंगाल के जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं उनसे संपर्क हुआ होगा। तो देखिए यही बंगाल का जो सम्मेलन है, यहीं पर इनका जो हम बात करें मुलाकात, इनकी मुलाकात अरविंद घोष से हुई थी। किससे हुई? अरविंद घोष। ठीक है। उसके अलावा इनको जानते थे कौन? रास बिहारी बोस, इनसे भी मुलाकात हो रखी है। और रास बिहारी बोस के ही नेतृत्व में ये क्रांतिकारी घटनाएं करते हैं। अरविंद घोष, रास बिहारी बोस, ये राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी हैं और राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारियों के आदेश पर या इनके कहने पर, इनके नेतृत्व में यह आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है। तो देखिए क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। 1906 की बात हो गई। ठीक है। 1907 में इन्होंने क्या किया है? 1907 में इन्होंने एक छात्रावास की स्थापना की है। कब की है? 1907। 1907 में अजमेर में। ठीक है। एक एक प्रश्न, किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। अजमेर में राजपूत छात्रावास की स्थापना की है। राजपूत छात्रावास, राजपूत छात्रावास की क्या कर दी भाई? स्थापना। कब कर दी? 1907 में। ठीक है। एक बार आप इसको देखिए, आगे चलते हैं। अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, आराम से समझने की कोशिश करें। साथ में उतारना चाहें तो बिल्कुल उतार सकते हैं। अब गोपाल सिंह खरवा किस षड्यंत्र के तहत आरोपी हैं और कौन से षड्यंत्र के तहत नहीं है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है। 1915 के आसपास की बात है। 1915 या उस 1915 से पहले हम छोटी सी घटना देख लेते हैं। 1910 में एक संगठन की स्थापना की थी, वीर भारत सभा। संगठन का नाम क्या है भाई? वीर भारत सभा। इस संगठन की स्थापना कब की गई है? 1910 में। और इस संगठन की स्थापना करने में 3 व्यक्ति हैं। इस बात का ध्यान रखना, पहले भी शायद क्लास में बता दिया गया होगा। एक व्यक्ति का नाम है अर्जुन लाल सेठी। एक व्यक्ति कौन है? अर्जुन लाल सेठी। दूसरा कौन है? केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट। ठीक है। ये परीक्षा में पूछेंगे, जहां 3 की बात होती है वहां परीक्षा में पूछा जाता है कि चौथा कौन शामिल नहीं था। तो अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट और तीसरा व्यक्ति जो है उसकी हम चर्चा करें तो वो है गोपाल सिंह खरवा। कौन है भाई? गोपाल सिंह खरवा। ये 3 व्यक्ति जो ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना की थी कोटा में। ठीक है। क्योंकि कोटा में केसरी सिंह बारहट का कार्य क्षेत्र रहा हुआ है। ठीक है। यहां पर इन्होंने स्थापना कर दी। उसके बाद हम बात करें 1915 में, हाँ 1910 की घटना हो गई। घटना की बात करें 1915 में रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, इस रास बिहारी बोस ने क्या किया? क्रांति की योजना बनाई और पूरे देश में एक साथ क्रांति की योजना बनाई। ठीक है। तो इस रास बिहारी बोस ने राजस्थान का क्षेत्र, कहां का क्षेत्र भी? राजस्थान का क्षेत्र किसके नियंत्रण में दिया? गोपाल सिंह खरवा। यानी कि राजस्थान में जो क्रांति होगी वो किसके नियंत्रण में होगी? गोपाल सिंह खरवा के नियंत्रण में होगी, उनके नेतृत्व में होगी। और गोपाल सिंह खरवा कहाँ के रहने वाले हैं? अजमेर। अजमेर में ठिकाना जो है इनका, उस ठिकाने का नाम क्या है भाई? क्या नाम है भाई? खरवा। ठीक है। इस खरवा ठिकाने के ठिकानेदार हैं। अब गोपाल सिंह राजस्थान में क्रांति की योजना बना रहे हैं, लेकिन 1915 में ऐसी कोई क्रांति नहीं हुई। उससे पहले ही गोपाल सिंह खरवा जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए। क्या कर लिए गए भाई? गिरफ्तार। ठीक है। अब ये प्रश्न यहां बनेगा कि गिरफ्तार कर लिए गए तो कौन सी जेल में कर लिए गए? तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया टोडगढ़ जेल में। कौन सी जेल में भाई? टोडगढ़ जेल में। ये प्रश्न है परीक्षा का और आपको ध्यान में रखना है कि टोडगढ़ जेल
है कहाँ, अजमेर। तो गिरफ्तार कहाँ कर लिए गए, अजमेर में ही गिरफ्तार कर लिए गए। इनके साथ एक व्यक्ति इसी जेल में और भी गिरफ्तार थे, उनकी भी हम चर्चा करें। वो व्यक्ति थे भूप सिंह। कौन थे भाई, भूप सिंह। आपको पता हो भूप सिंह वो हैं जो विजय सिंह पथिक के नाम से राजस्थान में क्रांतिकारी हैं। किस नाम से, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के नाम से जो राजस्थान में क्रांतिकारी हैं वही भूप सिंह। इनके साथ और हैं जो जेल में बंद हैं। ठीक है, किनके साथ है, गोपाल सिंह खरवा के साथ है, टोडगढ़ जेल में बंद है। उसके अलावा इन्होंने यहां से भागने का प्रयास भी किया, यानी कि टोडगढ़ जेल से फरार हुए। 1915 में ही क्या हो गए थे, फरार। लेकिन सलेमाबाद में पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। सलेमाबाद में पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। कौन गिरफ्तार कर लिए गए, गोपाल सिंह खरवा। ठीक है, 1915 में गिरफ्तार हुए थे और 1920 में क्या हो गए, रिहा हो गए। कब रिहा हो गए, 1920 में। और 1920 में रिहा होने के बाद हम बात करें आगे की घटनाक्रम, इतना कुछ नहीं। 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1956 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। किनकी, गोपाल सिंह खरवा की। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि लगभग 1989 की घटना है। 1989 में इन पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। क्या जारी किया गया, डाक टिकट। मृत्यु पर्यंत इनके ऊपर 1989 में डाक टिकट जारी किया गया था। किनके ऊपर जारी किया गया, गोपाल सिंह खरवा के ऊपर। ठीक है, एक छोटी सी लाइन और पढ़ते हैं। अपने को सीधे सीधे अध्ययन करना है, फैक्ट टू फैक्ट। ज्यादा जानकारी, ज्यादा हमें इधर उधर की बातें करनी ही नहीं है, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट चलना है। क्योंकि एग्जाम को जो है वो हमें कम समय में कोशिश करना है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम अध्ययन करें। इस प्रकार की कोशिश हमको करनी है। तो देखिए, केसरी सिंह बारठ ने गोपाल सिंह खरवा के बारे में एक कथन कहा था। किसने कहा था, केसरी सिंह बारठ ने। किससे संबंधित कथन है, गोपाल सिंह खरवा से संबंधित है। और कथन को देखिए, कथन क्या है, कथन पढ़िए। रहो लाल पंचाल में, रहो लाल पंचाल में, महाराष्ट्र में बाल, महाराष्ट्र में बाल। रजत राजस्थान में गौरवमय गोपाल। ये लाइन, और ये लाइन किसके लिए है, गोपाल सिंह खरवा के लिए है। और कहने वाले केसरी सिंह बारठ। वो क्या कहते हैं, रहो लाल यानी लाला लाजपत राय पंजाब में, जैसे लाला लाजपत राय पंजाब में है वैसे महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक हैं। वैसे ही इस राजपुताने में, इस राजाओं के राजस्थान में गौरवमय कौन है, गोपाल। गौरवमय कौन है भाई, गोपाल। तो ये कथन कहा गया है किसके लिए, गोपाल सिंह खरवा के लिए, केसरी सिंह बारठ ने। जबकि केसरी सिंह बारठ के बारे में रास बिहारी बोस ने कहा था कि उनका एकमात्र ऐसा परिवार है जिसने अपना संपूर्ण परिवार जो है वो स्वतंत्रता के संघर्ष में आहूत कर दिया। तो समझ पा रहे होंगे आराम से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम चल रहे हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे क्रांतिकारी व्यक्तित्व है। राजस्थान के नेक्स्ट व्यक्तित्व जमनालाल बजाज का हम अध्ययन कर रहे हैं। किनका अध्ययन भाई, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज का अध्ययन करें। देखिए, सबसे पहले वही बात, सबसे पहले हम अध्ययन करें तो सबसे पूर्व में सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा जन्म। तो इनका जन्म 4 नवंबर 1899 को, 4 नवंबर 1899 को सीकर। देखो, प्राचीन समय में, उस समय सीकर कोई रियासत नहीं थी, सीकर एक ठिकाना ही था जयपुर के दिन। सीकर के एक गांव था, गांव का नाम है काशी का बास। गांव का नाम क्या है भाई, काशी का बास। सीकर ठिकाने की काशी का बास नामक गांव में जमनालाल बजाज का जन्म हुआ। तो बजाज नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि पैसे वाले थे। तो जमनालाल बजाज ने जितने भी गांधीवादी आंदोलन चल रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलन के लिए पैसे की व्यवस्था की, आर्थिक सहायता की थी।
ठीक है, वो जमनालाल बजाज। इसलिए कुछ लोग इनको क्रांति में भामाशाह या भामाशाह इस प्रकार से भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम बात करें काशी का बास में इनका जन्म हुआ। इनको नेक्स्ट हम बात करें, एक एक बात कर लेते हैं। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। गांधी जी का क्या कहा जाता है भाई? 5वां पुत्र। इसका मतलब गांधी जी के 4 पुत्र थे, लेकिन ये हमेशा महात्मा गांधी के सहयोगी रहे। महात्मा गांधी ने जैसा किया वैसा ही इन्होंने किया। राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े रहे, राष्ट्रीय विचारधारा संबंधित जो क्रांति और थी उनमें सहयोग दिया, इसलिए इनको गांधी जी का 5वां पुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें। अंग्रेजों द्वारा इनको एक उपाधि दी गई। उपाधि का नाम था राय बहादुर। कौन सी उपाधि भाई? राय बहादुर की उपाधि। कौन सी उपाधि थी? राय बहादुर की उपाधि। और आप ये भी जानते हो कि इन्होंने राय बहादुर की जो उपाधि थी वो पुनः लौटा दी थी। राय बहादुर की उपाधि क्या कर दी थी भाई? पुनः लौटा दी थी। आप सबको पता है कि वो आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ठीक है, राय बहादुर की इनके पास उपाधि थी, लेकिन असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान ये उपाधि इन्होंने लौटा दी थी। पहले महात्मा गांधी और जमनालाल बजाज दोनों ही अंग्रेजों के सहायतार्थ थे, अंग्रेजों के समर्थक थे, इसलिए इनको बड़ी बड़ी उपाधियां हुआ करती थी। जो भी राजा महाराजा या जो भी लोग थे अंग्रेजों के समर्थन में कार्य करते थे तो अंग्रेज इनको उपाधियां दिया करते थे। इस समय इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वो उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, 1920 में कांग्रेस का, किसका भाई? कांग्रेस का। ठीक है, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। ये बार बार परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। नागपुर अधिवेशन। 1920 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन चल रहा है? नागपुर अधिवेशन। ठीक है, इस नागपुर अधिवेशन जो है, इस नागपुर अधिवेशन, इसमें एक स्वागत समिति बनाई गई थी कि भाई स्वागत किन किन लोगों को बुलाया जाए, किन को नहीं बुलाया जाए। तो ये जो स्वागत समिति है, इस स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। स्वागत समिति के क्या बनाए गए? अध्यक्ष। यानी ये ध्यान रखना, नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं थे जमनालाल बजाज, ये स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। तो नागपुर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, इसका भी ध्यान रखना, टीवी राघवाचार्य। कौन अध्यक्ष है? टीवी राघवाचार्य। जबकि इस नागपुर अधिवेशन में स्वागत समिति बनाई गई थी, इस स्वागत समिति के अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। ठीक है, इन्होंने अपना गुरु, जमनालाल बजाज ने अपना गुरु किसको माना भी? विनोबा भावे को। विनोबा भावे। आप अच्छी तरह जानते हो विनोबा भावे 2 चीजों के लिए जाना जाते हैं। कितनी चीजों के लिए? 2 के लिए। एक तो इन्होंने, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन का मतलब किस प्रकार से चलाया था? जो जमींदार, बड़े जमींदार हैं, बड़े ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, उनसे जमीन ली गई और गरीबों को वो जमीन बांट दी गई। वो भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। उसके अलावा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था, उस व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही भी कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे भाई? विनोबा भावे। ठीक है, इस प्रकार से विनोबा भावे को जमनालाल बजाज ने अपना गुरु बनाया हुआ है। क्या बनाया भाई? गुरु। या विनोबा भावे के आदर्श या पद चिन्हों पर चलने वाले कांग्रेसी नेता कौन है? जमनालाल बजाज। कौन है भाई? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने हिंदी, यहाँ जमनालाल बजाज हिंदी के पक्षधर थे। कौन सी भाषा के भाई? हिंदी। हिंदी भाषा के विशेष पक्षधर थे। यानी कि इनका मानना था कि जो राजकीय भाषा है वो फारसी या अंग्रेजी ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो राजकीय भाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी। हिंदी के पक्षधर थे और इस हिंदी को जमनालाल बजाज जो है वो ईमान की भाषा मानते थे। किसकी भाषा? ईमान की। हिंदी को जमनालाल बजाज ईमान की भाषा मानते थे। ये परीक्षा से संबंधित बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा से संबंधित आने वाला क्वेश्चन है कि ईमान की भाषा कौन सी भाषा को माना गया, या हिंदी को ईमान की भाषा किस व्यक्ति ने माना। इस प्रकार के प्रश्न आया करते हैं। उसके अलावा हम बात करें, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, मिटाते हैं।
देखिए और क्या क्या किया उन्होंने। अनेक, जवाहरलाल बजाज ने अनेक पत्र पत्रिका में सहायता राशि दी है। यानी कि उस समय बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं चला करती थी, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, ऐसे उन सब में सहायता राशि जमनालाल बजाज ने दी, क्योंकि जमनालाल बजाज पैसे वाले थे, इनको तो पैसे की कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे ये बात। उसके अलावा हम बात करें जमनालाल बजाज का और क्या क्या योगदान है। महात्मा गांधी के साथ लगकर इन्होंने अनेक हरिजनोद्धार, अनेक प्रकार के हरिजनोद्धार कार्य किए, अनेक प्रकार के क्या किए हुए हरिजनोद्धार कार्य। नेक्स्ट हम बात करें 1938 में जयपुर प्रजामंडल का, कौन सा प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी थे। जयपुर प्रजामंडल के क्या बने थे भाई, अध्यक्ष भी बने थे। जो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था वो प्रजामंडल 1931 में गठित कर दिया गया था, किंतु 1931 में वो पूर्णतया सफल नहीं हो पाया। तो 1936-37 में उसका पुनर्गठन जमनालाल बजाज के नेतृत्व में किया गया और 1938 में जमनालाल बजाज के नेतृत्व में या जमनालाल बजाज उस जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बन गए। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें जमनालाल बजाज जो हैं वो राजस्थान से संबंधित अनेक किसान आंदोलन में भी शामिल थे, लेकिन विशेषकर बिजोलिया किसान आंदोलन में शामिल रहे। कौन सा किसान आंदोलन भाई, बिजोलिया किसान आंदोलन, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन। ठीक है, व्यवस्थित किसान आंदोलन और एक तरीके से, ठीक है, इतनी सब बातें हम बात करें। जमनालाल बजाज की मृत्यु 1942 में हो गई थी। कब हो गई थी, 1942 में, किंतु 1970 में उनके ऊपर भी डाक टिकट जारी कर दी गई थी। क्या जारी कर दी गई, डाक टिकट। तो हम ये राजस्थान के कुछ व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे व्यक्तित्व। भाई पिछली क्लास में हमने अर्जुनलाल सेठी को भी पढ़ाया है, उससे पहले हमने केसरी सिंह बारठ को पढ़ा है। तो हमारी कोशिश होगी कि 2-3 और कार्यकर्ता या व्यक्तित्व जो है इनके हम अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद में एक क्लास यानी कि नेक्स्ट एक क्लास व्यक्तित्व पर और रहेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस व्यक्तित्व से संबंधित जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को हम लेकर एक टेस्ट पेपर बना देंगे इसी व्यक्तित्व का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, समझने की कोशिश करें। ठीक है, समझ में ना भी आए तो परीक्षा में आएगा, ये निश्चित है। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। वर्मन क्लासेज में आप सभी को एक बार फिर से वर्मन क्लासेज की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।